नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यार दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आगे की जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमजीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम अपडेट यहाँ पर दी जाती है, साथ ही क्लासेज भी यहाँ पर लगाई जाती है। फिफ्थ सेमेस्टर की जितने भी सब्जेक्ट है उनकी हम प्रयास करेंगे सारे सब्जेक्ट की क्लास लगाने का, तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है कि अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा जो है कब किया था। तो कब्जा किया था उन्होंने 1856 ईस्वी के अंदर इनके द्वारा कब्जा किया गया था अवध पर। नेक्स्ट है कि विलय के समय अवध का नवाब कौन था। तो विलय के समय अवध का जो नवाब था वो आपके वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह विलय के समय अवध का नवाब यहाँ पर थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अवध पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या था। कौन सा यहाँ पर आधिकारिक कारण रहा था। तो वो आधिकारिक कारण यहाँ पर कुशासन यहाँ पर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अवध के विलय के लिए कौन सा ब्रिटिश से गवर्नर जनरल जो है जिम्मेदार यहाँ पर था। तो वो आपके यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कौन सा जो आपके एंग्लो मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ ही समाप्त हुआ था। तो वो आपका हुआ था आपके दूसरा। नेक्स्ट यहाँ पर है चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के खिलाफ सेना का नेतृत्व किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। तो वो आपके कौन थे। तो वो आपके थे आर्थर वेलेस्ली थे। नेक्स्ट यहाँ पर है पंजाब को हड़पने के लिए किस ब्रिटिश नीति का प्रयोग किया गया था। तो वो किया गया था आपके प्रत्यक्ष विजय का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रणजीत सिंह के अधीन जो लाहौर शहर है सिख साम्राज्य की जो है राजधानी यहाँ पर बना था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कौन सी क्षेत्रीय शक्ति अपनी मजबूत सैन्य शक्ति और अंग्रेजों के खिलाफ रॉकेट इस्तेमाल के लिए जानी जाती थी। तो वो आपकी जानी जाती थी मैसूर। कौन? मैसूर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो वो अहमद शाह दुररानी ने किया था। किसने? अहमद शाह दुररानी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है दुर्रानी के विरुद्ध सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो वो सदा शिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है पानीपत का तीसरा युद्ध वर्ष से 1761 के अंदर लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपकी युद्ध में अहमद शाह दुर्रानी का समर्थन किसने किया था। तो वो किया था आपके अवध के नवाब ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर पानीपत के तीसरे युद्ध का जो है मुख्य जो कारण था वो क्या रहा था। तो वो कारण रहा था मराठों द्वारा उत्तर भारत पर नियंत्रण करने का प्रयास। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किस मराठा नेता की मृत्यु हो गई थी। तो वो आपके सदा शिवराव भाऊ की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध का मराठा साम्राज्य पर क्या प्रभाव देखने को मिला था। तो वो देखने को मिला था उनकी सेना और मनोबल को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि युद्ध के बाद किस मुगल सम्राट को नाम मात्र के लिए बहाल किया गया था। तो वो किया गया था शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट यहाँ पर है मराठा पराजय के बाद उत्तर भारत में कौन सा समूह अधिक शक्तिशाली होकर उभरा था। तो वो उभरा था आपके रोहिला और अफगान समूह। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पानीपत के तीसरे युद्ध का भारतीय राजनीति पर क्या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा था। तो वो पड़ा था आपके ब्रिटिश विस्तार के लिए जो है रास्ता खोलना, यहाँ पर ये प्रभाव इसका रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि महादजी सिंधिया ने किस बड़ी हार के बाद मराठा शक्ति को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो निभाई थी आपके पानीपत के तीसरे युद्ध में। नेक्स्ट यहाँ पर है नाना फडणवीस को यूरोपीय लोग इस नाम से भी जानते थे। तो वो कौन सा नाम था। वो था मराठा मेकियावेली। नेक्स्ट यहाँ पर है कि महादजी सिंधिया ने अपना सत्ता आधार किस क्षेत्र में स्थापित किया था। तो वो किस क्षेत्र में किया था। ग्वालियर के अंदर इनके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि महादजी सिंधिया ने किस मुगल सम्राट को दिल्ली में नाममात्र की सत्ता बहाल की थी। तो वो आपकी कौन थे। वो थे शाह आलम द्वितीय को की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नाना फडणवीस किस मराठा प्रशासनिक निकाय में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो वो आपके थे 8 की परिषद के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नाना
फडणवीस किस पेशवा के अधीन मुख्यमंत्री रहे? तो वो आपकी कौन सी थी? वो आपके माधवराव प्रथम यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा? माधवराव प्रथम यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महादजी सिंधिया ने 1782 में अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो जिसे सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, नाना फडणवीस ने किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान मराठा स्वतंत्रता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो आपके वोरेन हेस्टिंगटन थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि महादजी सिंधिया की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आपके 1794 के अंदर यहाँ पर हुई थी। कब हुई थी? 1794 के अंदर यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस युद्ध ने मराठों और अंग्रेजों के बीच सीधे संघर्ष की शुरुआत की? तो वो आपके प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ? तो वो आपके कौन से? सालबाई के संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आपके कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर जो है बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया था। किस युद्ध के कारण मराठा संघ की अंतिम हार और विघटन हुआ था? तो वो आपके हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के कारण हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश अधिकारी जो कौन था? तो वो लॉर्ड हेस्टिंगटन था। नेक्स्ट यहाँ पर है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सबसे पहले मराठा राज्य नागपुर का पतन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा नेता बाजीराव द्वितीय को जो है निवासित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा विफलता का प्रमुख कारण था? तो वो प्रमुख जो कारण था वो आंतरिक विभाजन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कौन सा जो है मराठा गुट जो है तटस्थ रहा है? तो वो रहा है होलकर यहाँ पर रहा है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से पहले किस ब्रिटिश नीति ने मराठा एकता को कमज़ोर कर दिया था? तो वो कर दिया था सहायक गठबंधन ने कमज़ोर कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, पानीपत के बाद संघ को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तो किसने किया? महादजी सिंधिया ने। नेक्स्ट यहाँ पर है, मराठा राज्य सिंधिया जो है अपने मजबूत तोपखाने और यूरोपीय प्रशिक्षित सेना के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस संधि ने 1818 के बाद मराठा क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण को औपचारिक रूप दिया? तो वो दिया था आपके मंदसौर की संधि ने। कोरेगांव के युद्ध में किस मराठा नेता ने ब्रिटिश सेना का विरोध किया था? तो वो किया था पेशवा की सेना ने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस ब्रिटिश सैन्य लाभ ने मराठा हार में योगदान दिया? तो वो कौन थे? वो आपके थे बेहतर तोपखाने और रसद। नेक्स्ट यहाँ पर है, मराठा राज्य जो है नागपुर सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मराठा नेता जो आपके नाना फडणवीस थे उनके कूटनीतिक कौशल के लिए इनको जाना जाता है, लेकिन संघ को एकीकृत करने में ये भी क्या रहे थे? असफल रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, मराठा विफलता में किस कारक का योगदान नहीं था? तो वो नहीं था ब्रिटिश नौसेना का यहाँ पर योगदान नहीं था, बाकी सारे थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया। किस में शामिल कर लिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया। किस तत्कालिक घटना ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था? तो वो दिया था आपके ग्रिस्ट कार्टिज समस्या ने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। बैरकपुर में 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व झांसी क्षेत्र के अंदर किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपके किया था नाना साहब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कौन सी ब्रिटिश नीति 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख राजनीतिक कारण थी? तो वो आपकी थी व्यापकगत का सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा। व्यापकगत का सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर किस आर्थिक कारक ने 1857 के विद्रोह में योगदान दिया था? तो वो कौन थे जिसने 1857 के योगदान दिया था? आपके धन का निष्कासन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किसने किया था? वो आपके कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 1857 के विद्रोह का पहला प्रकोप किस शहर में हुआ था? तो वो किस शहर में हुआ था? मेरठ शहर में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह में विद्रोही सेना की कमान किस नेता के हाथ में थी? तो बख्त खान के हाथ में थी। 1857 से
पहले ब्रिटिश नीतियों के कारण कौन सा सामाजिक समूह बड़े पैमाने पर अलग थलग था? तो वो कौन सा था? वो आपके किसान भी था, जमींदार भी था और कारीगर भी था। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस धार्मिक चिंता ने 1857 के विद्रोह में योगदान दिया? तो वो आपके ईसाई धर्म में धर्मांतर जो था, इसने धार्मिक चिंता में 1857 के विद्रोह में योगदान दिया था। किस तकनीकी लाभ ने अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह को दबाने में मदद की थी? तो वो की थी आपके रेलवे और टेलीग्राफ ने। नेक्स्ट यहाँ पर है, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा भारतीय शासक है अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा था? तो वो रहा था ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके भारत सरकार अधिनियम 1858 अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या थी? तो क्या थी? आपके सिपाही विद्रोह यहाँ पर हुआ था। भारतीय विचारक जो वी.डी. सावरकर है, उन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? वो हुआ था क्राउन को सत्ता का स्थानांतरण हुआ था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के किस परिणाम ने भारतीय सैन्य भर्ती को प्रभावित किया था? तो वो किया था आपके वफादार समुदायों को प्राथमिकता यहाँ पर किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? आर्थिक था, धार्मिक था, राजनीतिक था, लेकिन भारतीय शासकों के लिए ब्रिटिश समर्थन यह किसी भी प्रकार से शामिल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में सर्वोच्चता शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था भारतीय शासकों पर नियंत्रण, ब्रिटिश वर्चस्व है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्टन ने औपचारिक रूप से सर्वोच्चता की नीति को स्पष्ट किया था। 1858 के बाद देशी रियासतों पर प्रत्यक्ष अधिकार किसका हो गया था? तो वो हो गया था आपके ब्रिटिश क्राउन का हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, 1858 के बाद रियासतों के साथ संबंधों के प्रबंधन के लिए कौन सा कार्यालय बनाया गया था? तो वो बनाया गया था विदेश और राजनीतिक विभाग यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, 1858 के बाद कुशासन के बहाने किस रियासत को हड़प लिया गया था? तो वो लिया गया था अवध को हड़प लिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस अधिनियम ने रियासतों को ब्रिटिश आधिपत्य के तहत अलग स्थानों के रूप में मान्यता दी थी? तो वो दी थी आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस नीति ने रियासतों में उत्तराधिकार विवादों में ब्रिटिश से हस्तक्षेप की अनुमति दी? तो वो दी थी आपके सर्वोच्चता को। 1947 में किस रियासत ने प्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो आपके कौन थी? तो वो आपके हैदराबाद ने किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा, यहाँ पर बीकानेर ने किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि किस घटना ने जो है रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंत को चिन्हित किया था? तो वो किया था आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। नेक्स्ट यहाँ पर है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट यहाँ पर है, अस्थायी बंदोबस्त वर्ष 1793 को लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त मुख्यतः कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपके बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर लागू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व निम्नलिखित में से एकत्र किया जाता था? तो वो किया जाता था जमींदार के द्वारा। रेतवाड़ी प्रणाली जो थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। रेतवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित थी, तो वो आपकी कहाँ प्रचलित थी? बॉम्बे और मद्रास के अंदर प्रचलित थी। रेतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निम्नलिखित में से एकत्र किया जाता था, तो वो व्यक्तिगत खर्च करते थे। महलवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो वो की गई थी आपके होल्ट मैकेंजी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, तो वो की गई थी आपके उत्तर पश्चिम प्रांत के अंदर। महलवाड़ी प्रणाली में राजस्व निम्नलिखित में से एकत्र किया जाता था किसके द्वारा? गाँव या संपत्ति सामूहिक रूप से किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है, किस प्रणाली ने राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया था? तो वो कर दिया था अस्थायी बंदोबस्त ने। किस प्रणाली ने राजस्व के आवधिक संशोधन की अनुमति दी? तो वो आपकी कौन सी थी? रेतवाड़ी और महलवाड़ी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस व्यवस्था के कारण अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का उदय हुआ था? तो वो उदय हुआ था अस्थायी बंदोबस्त के तहत। किस व्यवस्था ने जमींदार किसानों को भूमि पर
जो है मालिकाना हक दिया था, तो वो किसने दिया था? रेतवाड़ी ने दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण कौन सी व्यवस्था किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी? तो वो आपके महलवारी थी। नेक्स्ट है किस प्रणाली के तहत राजस्व का भुगतान न करने के कारण बार बार भूमि की नीलामी होती थी? तो वो आपके किसके तहत होती थी? वो आपकी होती थी रेतवाड़ी के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर है कृषि में ठहराव पैदा करने के लिए किस प्रणाली की आलोचना की गई? तो वो की गई थी स्थायी बंदोबस्त की। रेतवाड़ी विशेषताओं का मिश्रण माना जाता था, तो किसे माना जाता था? महलवारी को माना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अवध में कौन सी व्यवस्था जो है सर्वाधिक प्रचलित थी? तो वो आपके महलवारी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा तीनों प्रणालियों का किसानों पर एक समान प्रभाव था? तो वो आपकी कौन सा था? ऋणग्रस्तता और भूमि हस्तांतरण का। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अधिनियम के ने भारत में राज्य समर्थित अंग्रेज शिक्षा की नींव रखी? तो 1813 का चार्टर ने। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते हुए प्रसिद्ध मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन जो है थॉमस मैकाले ने लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस प्रेषण ने अंग्रेजी के माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने पर जोर दिया था? तो किसने दिया था? वुड से डिस्पेच ने दिया था। तो आज की क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन हल करेंगे, बाकी बचे हुए उस अगली क्लास के अंदर हम आपको हल करवा देंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।